हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ कंटिन्यू करी थी वन शॉट क्लासेस के फंडामेंटल या फिर बेसिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट की, जो कि बीए प्रोग्राम ऑनर्स दोनों में है, चाहे वो सेमेस्टर 6 में हो या फिर सेमेस्टर 7 में हो। तो हम इस सीरीज़ में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद पीवाईक्यू एंड जो सारा सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं यूनिट वाइज। तो हमने 3 यूनिट कवर कर लिए, अभी हमारी बारी है 4th यूनिट की। और जो सारे कंबाइंड नोट्स हैं सारे यूनिट्स के कंबाइन करके वो सारे डाल दिए गए हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड जो यूनिट वाइज क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे ऑफ कोर्स, और ये यूट्यूब चैनल का हैंडल का नेम है, ठीक है, यहाँ से सर्च कर सकते हो। Subscribe to the channel because it's free. I come up with new videos every Tuesday. सो यहाँ से मतलब इतना कवर कर दिया है कि आपके जो पास होने के तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, उससे भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं अगर आप टॉपर की कैटेगरी के स्टूडेंट थे स्कूल में, या फिर पहले भी आपने टॉपर कैटेगरी के मार्क्स स्कोर किए, तो उतना आ जाएगा आराम से। आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 4 को, एंड देन इसके बाद आपके लिए आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक वन शॉट। अगर फिर टाइम नहीं रहता एग्ज़ाम में तो सिर्फ उसको रिवाइज करो और पढ़ के जाओ बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं 4th यूनिट को। सो भाई, यूनिट नंबर 4 का नाम है कंडक्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। तो हमने इतना तो पढ़ लिया कि हिस्टोरिकल रिसर्च होती क्या है और कैसे करते हैं, सबके बारे में हमने यूनिट 1, 2, 3 तीनों में कवर कर लिया। अभी यूनिट नंबर 4 है कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में प्रैक्टिकल करके कुछ, कि आप एक टॉपिक लो और उस पर हिस्टोरिकल रिसर्च करो। तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए ये यूनिट करनी कंपलसरी है, ठीक है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड प्रिलिमिनरी वर्क इन हिस्टोरिकल रिसर्च, कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी टॉपिक को उस पर रिसर्च करने के लिए, और सबसे पहला काम क्या होता है जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं उस टॉपिक को, ठीक है। तो इसमें ये करेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है, आज तक हमने पढ़ा है तीनों यूनिट में कि स्टडिंग द पास्ट इन ए सिग्निफिकेंट और सिस्टमेटिक वे, पास्ट को समझना एक अच्छे तरीके से, साइंस के तरीके से, कोज एंड इफेक्ट रिलेशन, साइंटिफिक मतलब कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर उसको भी सिंपल भाषा में बोले कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, तो व्हाट क्या हुआ था और कहाँ हुआ था, एंड वाई और हाउ कैसे हुआ था। इन चारों को जब हम किसी भी इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो इन चारों बातों को जब ध्यान में रखते हैं कि कोई इवेंट हुई थी, कोई चीज़ हुई थी, तो वो क्या थी, कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, अगर ये चीज़ पढ़ते हैं तो इसी को बोलते हैं रिसर्च करना किसी भी चीज़ पे। अगर हम पास्ट पे रिसर्च कर रहे हैं देन क्या हो जाएगा, ये हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इवेंट्स बट ऑल्सो देयर कोज इफेक्ट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद है द प्रोसेस बिगिन विद सेलेक्टिंग ए प्रॉपर टॉपिक्स। प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है कि आप टॉपिक सेलेक्ट करो सबसे पहले हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए, देन डूइंग प्रिलिमिनरी वर्क। प्रीलिमिनरी वर्क में आता है कि आप कलेक्ट करो सोर्सेज को, रिव्यू करो लिटरेचर को, मतलब सोर्सेज कलेक्ट करो, कहाँ आप रिसर्च करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ये सब करो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या होती है टॉपिक सिलेक्शन की, सबसे पहले यही बात है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो टॉपिक सिलेक्शन फाउंडेशन है रिसर्च का। अगर हमने टॉपिक अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया तो हम कैसे मतलब रिसर्च कर पाएंगे। जैसे कि आपके सेमेस्टर वाइज को पे आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो अगर आप पेपर अच्छे से सेलेक्ट नहीं करोगे कि कौन सा पेपर आपको चाहिए, तो आप कैसे उसमें अच्छे स्कोर कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है वो चाहिए ना आपको पेपर। तो ऐसे ही हिस्टोरिकल जो भी रिसर्चर्स होते हैं उनको भी ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जिनमें वो उनका फाउंडेशन अच्छा है, ठीक है। अगर आप रॉन्ग टॉपिक सेलेक्ट करते हो तो वो इंटायर रिसर्च को मिसलीड कर सकता है, ठीक है। इसीलिए टॉपिक का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि रियली इट इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट, ठीक है। तो इट डिसाइड डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। एक तो ये डायरेक्शन बताता है कि रिसर्च किस तरीके से जाने वाली है। इट लिमिट द एरिया ऑफ स्टडी, ये लिमिट करता है, मतलब रोक लगाता है कि यहाँ तक आपको स्टडी करनी है। इट मेक्स रिसर्च सिस्टमेटिक। अगर हमें पता होगा उस टॉपिक के बारे में व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, तो हमारी जो रिसर्च है वो सिस्टमेटिक हो जाएगी, उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डाल सकते हैं। इट मेंटेन इंटरेस्ट और मोटिवेशन। अब हमारा उसमें इंटरेस्ट है हमें, तो उससे मोटिवेशन आएगा कि हाँ हम इसके बारे में रिसर्च करेंगे। रिसर्चर्स होते हैं ना, तो उनको बहुत टाइम लगता है, इसीलिए वो ऐसा टॉपिक चूज़ करते हैं जिन टॉपिक में उनका इंटरेस्ट हो, ठीक है।
उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर टॉपिक सिलेक्शन, मतलब ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आपको टॉपिक सिलेक्शन करना होता है। सबसे पहले हमने अभी बात करी इंटरेस्ट और मोटिवेशन, आपका उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। द रिसर्चर शुड चूज ए टॉपिक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट टू स्टे फोकस्ड एंड डेडिकेटेड, मतलब आप क्या होता है, आपको जॉब चाहिए तो ऐसी जॉब लोगे ना जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, वरना आप जॉब करने का मन नहीं होगा। तो ऐसे ही ऐसा टॉपिक लेना है जिसमें आपको पर्सनल इंटरेस्ट हो, ताकि आप फोकस्ड रहो और डेडिकेटेड रहो, ठीक है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, आपको ये भी देखना होता है कि उसके सोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप रिसर्च कैसे कर पाओगे। क्लैरिटी एंड लिमिटेशन, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सब्जेक्ट ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, इसमें एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम में हम इस पर अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इनोवेशन, ये टॉपिक ऑफर करना चाहिए न्यू आइडियाज़ न्यू पर्सपेक्टिव की, इसके बारे में हम और अलग तरीके से सोच सकते हैं। टाइम एंड रिसोर्स, इस टॉपिक में टाइम और मनी और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि हम रिसर्च अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। रिलेवेंस, टॉपिक रिलेवेंट होना चाहिए प्रेजेंट सोसाइटी से। अगर आज हम चीज़ ये स्टडी करें कि गर्ल्स को पहले स्कूल में क्यों नहीं भेजा जाता, तो वो रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज आज तो भेजा जाता है। कुछ ऐसी चीज़ स्टडी करो जैसे जेन जी से रिलेटेड, कुछ ऐसा स्टडी करो जो आज की प्रेजेंट सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो दीज आर द क्राइटेरिया जो कि टॉपिक सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी हैव टाइप्स ऑफ टॉपिक, कितने टाइप का टॉपिक होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है ट्रेडिशनल टॉपिक। ट्रेडिशनल टॉपिक पुराने ज़माने का टॉपिक, जो कि राजाओं के से रिलेटेड, वॉर से, डायनेस्टीज से, इवेंट्स से रिलेटेड। अब राजा आपको समझ आ गए, वॉर समझ आ गए, इवेंट्स भी समझ आ गए। डायनेस्टीज मतलब पहले आपके पापा राजा थे, दादाजी, फिर आपके पापा राजा बन गए, फिर आप बन गए, फिर आपके बच्चे, फिर देन उनके बच्चे, तो ऐसे राजा बनते जा रहे हैं, ये डायनेस्टी होती है। जब एक के बाद एक किंग बनता जाता है ना, तो उसी को डायनेस्टीज बोलते हैं। उसके बाद है दूसरा टाइप टॉपिक का, जो कि है सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक। सोशियो मतलब सोसाइटी और इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी, ठीक है, उस पर फोकस करता है, जैसे सोसाइटी, क्लास, इकोनॉमी, लेबर, एग्रीकल्चर, जो इन टॉपिक्स पे फोकस करता है उसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक। कल्चर टॉपिक जो कि रिलीजन, आर्ट, ट्रेडिशनल बिलीफ पे फोकस करता है। इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक जो कि कम्बिनेशन है हिस्ट्री का अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सब के साथ। फिर आता है पहला ऐसा काम क्या करना होता है जो कि टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद करना होता है। देखो मैंने बताया था पहले भी यही, हाँ, हमने ये कर लिया सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। अब हम करेंगे प्रीलिमिनरी वर्क क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो यहाँ पे है सबसे पहले क्या करना होता है, लोकेट करना होता है सोर्सेज को। सोर्सेज आर कलेक्टेड फ्रॉम लाइब्रेरी, आर्कीव्स, म्यूजियम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो आर्कीव्स वो होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो पुरानी चीज़ें हैं उनको स्टोर करके रखती है, लाइब्रेरी की तरह होती है, ये गवर्नमेंट की लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लोकेट करना है सोर्सेज को, कि लोकेशन कहाँ पे है सोर्सेज की, कहाँ पे हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। देन क्या करना है, इवेल्युएशन करना है सोर्सेज को कि वे ऑथेंटिक है या नहीं, रिलेवेंस है उनकी आज की प्रेजेंट सोसाइटी में या नहीं, कंप्लीट है नहीं, बाइज हैं क्या नहीं, तो ये रिलेवेंस इवेल्युएशन करना होता है। उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू, स्टडी ऑफ प्रीवियस रिसर्च, हेल्प गैप्स एंड न्यू क्वेश्चंस। आज से पहले उस टॉपिक के किसी और टॉपिक के ऊपर किसी और ने भी रिसर्च करी होगी, अगर करी है तो उसकी रिसर्च पढ़ना और उसमें लोगों के क्या क्वेश्चंस आए थे और क्या गैप्स रह गए उसमें, उनको भी चेक करना। जैसे लॉ ऑफ मोशन 1 आया, 2 आया, तो जो 2 आया उसने पहला भी मोशन का लॉ पढ़ा होगा, उसमें जो चीज़ें गलत थी वो उसने 2 में तो नहीं करी होंगी, लेकिन नई गलती करी होंगी उसने। रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव, क्लियर क्वेश्चंस देखो और एम करो कि आप उनकी डायरेक्शन प्रोवाइड कर दोगे जो पहले लोगों ने गलती करी। रिसर्च प्लानिंग, इंक्लूड करो कि चैप्टर डिवीजन और टाइम मैनेजमेंट और मेथडोलॉजी, मेथड के हिसाब से करो और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो एंड डिवीजन कर दो चैप्टर्स का। इस बुक में, इस रिसर्च में आपको ऐसे ऐसे चैप्टर्स का डिवीजन मिलेगा, मतलब आप कंप्लीटली वी कैन से कि इंडेक्स बना दो। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च करते टाइम पे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक और प्रीलिमिनरी वर्क में। तो सबसे पहला एक तो टॉपिक जो है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैक ऑफ सोर्सेज, कई बार ये होता है कि हमें सोर्सेज ही नहीं मिलते, लेस नॉन हिस्ट्री, किसी हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कम पता होता है,
लैंग्वेज प्रॉपर प्रॉब्लम्स। पहले क्या होता, अब क्या होता है, हमें सोर्सेज तो मिल गए लेकिन वो कुछ सोर्सेज ऐसे मिल गए जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन दूसरी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो अब वो समझ आना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर ट्रांसलेटर को हायर करते हो, कुछ कई बार वो भी गलतियाँ कर देते हैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ इनोवेशन, बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो ली, तो अब उस पर नई रिसर्च क्या ही करेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा इनोवेशन दे दिया, बहुत न्यू आइडियाज़ आ चुके हैं, तो व्हाट वी कैन डू नाउ। सो ऐसा भी टॉपिक नहीं लेना चाहिए। उसके बाद टाइम एंड रिसोर्स लिमिटेशन, ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास टाइम इतना है फिक्स, इतने रिसोर्सेज है, तो ये लिमिटेशन है। आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं ले सकते जितने चाहो उतने, और टाइम भी आप ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो यू, ठीक है। तो ये हमारे चैलेंजेस। नाउ वी हैव, अब हमारे पास प्रॉब्लम्स है, तो भगवान कहते हैं कि हर प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन आता है। तो वैसे ही अब जो ये प्रॉब्लम्स है, ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारे चैलेंजेस, तो उनके सॉल्यूशंस भी आए होंगे। तो देखो सॉल्यूशंस, लिमिट करो टॉपिक को प्रॉपरली, ठीक है। लिमिट लगा दो टॉपिक पे, कितना टाइम लोगे और इतने रिसोर्सेज यूज़ करोगे। यूज़ करो मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने टॉपिक्स पे, टॉपिक जो है उस पर बुक्स पढ़ो, रिसर्चर पढ़ो, सब कुछ। और जो लैंग्वेज चाहिए ना उसको लर्न करो खुद से, ठीक है, या फिर किसी की हेल्प लो, ट्रांसलेटर की। रिव्यू लिटरेचर केयरफुली, जो पहले किसी ने कर लिया उसका केयरफुली देखो। प्लान रिसर्च सिस्टमेटिकली, अपने आप अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरीके से अच्छे से प्लान करो आपकी रिसर्च को, ठीक है। तो टॉपिक सिलेक्शन और प्रीलिमिनरी वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। एक क्लियर टॉपिक, प्रॉपर प्रिपरेशन एंश्योर करता है कि जो आपकी रिसर्च होगी वो मीनिंगफुल होगी और सक्सेसफुल होगी। सो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक इज प्रोटोकॉल्स ऑफ अकेडमिक राइटिंग, प्रिवेंटेशन ऑफ प्लेजरिज्म, ठीक है। तो क्या प्रोटोकॉल्स है जो कि हमें अकेडमिक राइटिंग में ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं अकेडमिक राइटिंग क्या होती है। प्रेजेंट करना नॉलेज को क्लियर, लॉजिकल एंड एविडेंस बेस्ड मैनर में, तो ये होती है अकेडमिक राइटिंग, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं और अवॉइड करने, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि अवॉइड करनी चाहिए हमें ऑनेस्टी मेंटेन करने के लिए और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो जो प्रोटोकॉल्स है उसकी बात करें तो सबसे पहले टॉपिक है ना, मस्ट बी स्पेसिफिक और फोकस होना चाहिए, वो क्लियर टॉपिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हम बात किसी और की कर रहे क्वेश्चन के अंदर और पूछा कुछ और है। यूज ऑफ फैक्ट्स, हमें रिलायबल डेटा एविडेंसेस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट। उसके बाद प्रॉपर रिफ्रेशिंग, सोर्सेज मस्ट बी सीटेड यूजिंग स्टाइल APAML लेचिंग, मतलब आप जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हो उसका नाम मेंशन करो कि हमने ये चीज़ यहाँ से ली है। लॉजिकल प्रेजेंटेशन, आइडिया क्लियर होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को आगे करने वाले हो, उसके लिए आप एक इंडेक्स भी दे सकते हो। करेक्ट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी चाहिए और ग्रामेटिकल करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसमें एरर्स नहीं होनी चाहिए जो कि आप आंसर राइटिंग में करते हो यूजुअली। ऑब्जेक्टिविटी, राइटिंग शुड बी अनबाइज्ड और न्यूट्रल होनी चाहिए, आपने किसी एक बंदे को हार्म करने के लिए वो पर्टिकुलर रिसर्च ना करी हो। ओरिजिनलिटी, जैसे यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है, ओरिजिनलिटी में यह होता है कि न्यू आइडिया हो, पर्सपेक्टिव हो, शुड बी इंक्लूडेड, मतलब नई आइडिया होनी चाहिए, उसमें पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि पुराना ही किसी और का छाप दिया और लिख दिया। स्ट्रक्चर, राइटिंग मस्ट बी, मतलब एक स्ट्रक्चर में आपको लिखना चाहिए, पहले इंट्रो लिख दिया, देन आपने बॉडी लिख दी, देन आपने कंक्लूजन लिख दिया एंड देन लास्ट में रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। और अभी हमारा है व्हाट इज़ प्लेजरिज्म। सो इसका मतलब होता है यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट। अब आपने किसी की इंफॉर्मेशन जो किसी और ने प्रोवाइड कर रही थी उसको यूज़ कर लिया और आपने उसको क्रेडिट भी नहीं दिया। जैसे यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं, तो उसमें क्या होता है, आप लोग मतलब कोई भी एक लेट्स से रोस्टर है जो कि रोस्टिंग की वीडियोज़ बनाता है, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है डिफरेंट यूट्यूबर्स की, तो वो लास्ट में यहाँ पे मेंशन करता है @ और उस चैनल का नाम जहाँ से उसने ये पर्टिकुलर क्लिप उठाई है, ठीक है। तो वो ऐसा नाम मेंशन करता है। तो ये क्या होता है कि मतलब उस जो इंसान ने ये वीडियो बनाई थी उसको ओरिजिनल जो उसका क्रेडिट है उसको प्रोवाइड करना। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे भी नोट्स किसी ने यूज़ किया एंड वीडियो बनाई और उसमें उन लोगों ने क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड किया। दैट्स वाई कि मैं ये मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे लोगों। मुझे पता है ये हटाया जा सकता है बट क्या ही कर सकते हैं आप उसमें कि किसी को कुछ आता नहीं है, खुद तो कर नहीं सकते वो। बट सही है जो भी कर रहे हैं, बढ़िया, बच्चों की हेल्प ही होगी उससे भी, कोई नहीं। अभी आता है कि इसके टाइप्स कितने। एक तो कंप्लीट कॉपी कर लिया आपने,
एक पार्शियल कॉपी, हाफ आपने कॉपी कर ली और हाफ आपने खुद बना ली, ऐसा भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है ना, कंप्लीट आपने जब उसी की जो ज्ञान था, उसी की जो नॉलेज थी, सारी उसी की चीज़ें कॉपी कर ली। उस बंदे ने इतनी मेहनत करके जो चीज़ करी, आप उसको कम्प्लीटली कॉपी क्यों कर रहे हो? ठीक है। नॉन सिटीजियन एंड सेल्फ फोन, मतलब उसकी खुद की जो वीडियोस थी वो आपने सब कॉपी कर ली। उसके बाद है प्रिवेंटेशन, अब इसे बचाएं कैसे? तो सबसे पहले उसका जो सोर्स है उसको हमेशा मेंशन करो, @क्रेडिट जो है वो मेंशन करो। राइट आइडियाज़ इन योर वर्ड्स, आपने उसकी चीज़ देख ली, ठीक है, लेकिन आप उसको कम्प्लीटली कॉपी मत करो। उसने जो आइडियाज़, उसने जो पैराग्राफ बोला, उसको अपने वर्ड्स में बोलो आप, ठीक है। जो आपने उसके एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं उनको कॉपी मत करो, डोंट कॉपी एग्जैक्ट वर्ड्स। और एक DD एजुकेशन करके एक चैनल है जो कि ध्रुव राठी सर की वीडियोस कॉपी करता है, बिल्कुल डेटो कॉपी, यू कैन से, अब जाके देखोगे ना, बिल्कुल डेटो कॉपी कर रहा है वो। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ग्रामरली डिटेक्ट करने के लिए आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ऑनेस्टी, एथिक्स, आपके इससे मोरल वैल्यूज़ का पता चलता है, कितने आपके अंदर संस्कार हैं, आपकी इंटीग्रिटी कैसी है, एथिक्स कैसे, ऑनेस्टी कैसी है, तो ये सब पता चलता है। सिस्टमेटिक रिसर्च, प्रॉपर नोट मेकिंग करो, एंड ऑर्गेनाइजेशन, अवॉइड कॉपी करो, कॉपी को अवॉइड करो, सिंपल बात है, किसी की कॉपी मत करो। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्टूडेंट्स को इन्फोर्स करते हैं, गाइड करते हैं। रूल्स अगेंस्ट प्लेजरिज्म, कि इस चीज़ के अगेंस्ट क्या रूल्स हैं, क्या आप कर सकते हो, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग में ये रूल्स हमें फॉलो करना होता है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड इट्स की स्टेजेस, तो क्या इंपॉर्टेंस है और क्या की स्टेजेस हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब पास्ट के बारे में रिसर्च करना। तो एक तो हमें इससे क्या पता चलता है, हमारी पास्ट की चीज़ों के बारे में पता चलता है, क्योंकि कोई इवेंट हुई है, क्यों हुई है, कहाँ हुई है और उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर कल्चर आइडेंटिफाई, हमें हमारा ट्रेडिशन पता चलता है, हेरिटेज के बारे में पता चलता है, अवेयरनेस आती है। गाइड फॉर प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट में अगर ये चीज़ें गलत की थी, ये डिसीजन लेने से ये चीज़ हुई थी, ये वॉर हुआ था, तो आज वो क्यों करे दोबारा से रिपीट, तो ये गाइडेंस होती है। ट्रूथ एंड मिथ के बारे में पता चलता है हमारे, पहले लोग गलत चीज़ें भी मानते थे, आज वो चीज़ें नहीं मानी जाती, तो ये ट्रूथ है, ये मिथ है, ये चीज़ें, तो ये सब पता चलता है। उसके बाद नेशनल यूनिटी, ये हमारी देशभक्ति की भावना को, पैट्रियटिज्म को प्रमोट करता है। उसके बाद है एकेडमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट एजुकेशन, सोशल साइंसेज में ये हेल्प करता है। तो ये इसकी क्या हो गए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। देन की स्टेजेस, पहला स्टेज आता है टॉपिक सिलेक्शन, सबसे पहले आप टॉपिक सिलेक्शन करो, ये आपको प्रोसेस है, ये ऐसे ही लाइन वाइज लिखनी है। सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करो जो कि क्लियर और रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए, आज की सोसाइटी से मिलता जुलता, जिसमें आपका इंटरेस्ट मोटिवेशन दोनों हो। फिर प्रिलिमिनरी स्टडी, उसको जो टॉपिक है उसकी लोकेशन डिसाइड करो, यहाँ पे हमारी आ सकती है लोकेशन की, कहाँ पे वो आपको टॉपिक की सोर्सेज मिलेंगे, एंड जो भी कलेक्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको करो और रिव्यू करो सोर्सेज को। तो ये 3 चीज़ें कर सकते हो आप यहाँ पे सोर्सेज के बारे में। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है रिसर्च क्वेश्चंस, जो पहले उस टॉपिक पे रिसर्च हो चुकी, उसमें क्या क्वेश्चन थे उनको एड्रेस करो, ठीक है, और उनका आंसर करो, ठीक है, उन क्वेश्चंस का जो कि लोगों ने पूछे हुए हैं। कलेक्शन ऑफ सोर्सेज, अब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज जो कि हमने यूनिट 1, 2, 3 तीनों में पढ़े थे, उनको कलेक्ट करो। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अब अपना दिमाग लगाओ और उस पर एनालिसिस करो और उस पर इंटरप्रेट करो कि इस चीज़ के आपके अकॉर्डिंग इस चीज़ का क्या मतलब है। देन कंक्लूजन ड्रॉ करो जो कि लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन, आपने पूरी जो पढ़ लिया, अब उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, क्या आप आगे फ्यूचर में उसके लिए बताना चाहोगे, प्रेजेंट में हमें क्या करना चाहिए। देन लिखो उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, जो ग्रामर है हमारी वो भी करेक्ट होनी चाहिए और प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर पब्लिश करवा दो, उस रिसर्च को शेयर कर दो किसी के साथ, एंड जो भी कंपनीज होती हैं वो पब्लिश करते हैं उनके साथ करवाओ, और गेट पीयर रिव्यू, अपने जो पीयर हैं आपके ग्रुप के लोग हैं उनसे रिव्यू लो। देन अब चैलेंजेस क्या आते हैं इसके अंदर, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज तो रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास। एंशियंट टाइम पे जो पहले जो चीज़ हुई थी पुराने ज़माने में, तो उनके रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज। लैंग्वेज इशू, लैंग्वेज ही नहीं समझ आती पुरानी जो हिस्टोरिक टाइम की थी, ओल्ड टाइम की। बाइस है, वो जो पहले भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो बाइस है, किंग्स के बारे में ज़्यादा बात करती है, वो लिमिटेड बात करती है, वो लोगों के बारे में, ऑर्डिनरी जो मैंस है उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करती। एक हमारे पास लिमिटेड टाइम है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड है,
तो ये तो इसीलिए बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च जो हमारी सोसाइटी है उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो स्टेजेस हैं वो इंश्योर करते हैं कि सिस्टमेटिक और रिलायबल स्टडी हो जाए पास्ट की। तो ये हमने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर ली, और यूनिट नंबर 4 सबसे छोटी वाली यूनिट थी, और इसमें 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो आई थिंक समझ आ गया होगा, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। Please like and subscribe.